Hello guys, today we are going to start a new session on the Newton's law of motion and friction. इस टॉपिक में हम देखेंगे क्या फोर्स के बारे में, व्हाट इज इनर्शिया, देन वी विल कवर द लीनियर मोमेंटम एंड द थ्री लॉस ऑफ मोशन. उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट एंड द इम्पल्स एंड द motion of the bodies under constraint means constraint motion, and the last topic will be the friction. So let's start with the force. So anyone appearing for the G-Mens, I think he must be familiar with the force. So force, what is force? In general we can define a force as it is an effort in form of a pull or push which tries to produce some kind of motion in a body is known as the force. So let's say we have a body, yes, a block, and we try to move this block and we have to apply some push or pull on this box to make it move. So that pull or push is known as force. But as we are trying to move, हम जैसे इसको धकाना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, बॉक्स खुद भी एक, जब तक कि हम कुछ एक डिफाइंड अमाउंट का फोर्स इस पे नहीं लगा देंगे तब तक ये अपनी पोजीशन जिसमें है, जो कि अभी क्या है हम लेके चल रहे हैं रेस्ट, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा. आप जैसे कि इसको धकाएंगे तो हो सकता है कि पहली बार में आपने थोड़ा कम फोर्स लगाया तो ये बॉक्स धकेगा ही नहीं. तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, लेकिन क्या है फिर भी अगर आप ये इनिशियली बॉक्स रेस्ट में है तो ये अपने आप को रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगा, तो वो क्या कहलाता है, इनर्शिया. इनर्शिया क्या है कि जो कोई भी बॉडी अपनी जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है. मींस इफ अ बॉल, लेट्स से दिस इज अ बॉल इज इन मोशन, ये मोशन में है, तो ये अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है हाइपोथेटिकली तो ये हमेशा किस में रहेगी, मोशन में. अगर हम इस मोशन, इस वाली कंडीशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मतलब इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो हमें कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि वो डिफाइंड होगा कि ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है. तो ये जो मोशन है उसको रिटेन करना, या फिर जो बॉडी है वो रेस्ट में है उसको रिटेन करना कि वो रेस्ट में बनी रहे, ये क्या कहलाती है, इनर्शिया. एक इनर्शिया ये भी होती है डायरेक्शन की. मींस अगर बॉडी कोई डायरेक्शन चेंज कर रही है कंटिन्यूअसली और हम चाहते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब करने के लिए. तो बेसिकली इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ सम काइंड ऑफ इफेक्ट व्हिच ट्राइज टू मेंटेन द कंटिन्यूम ऑफ इट्स इनिशियल सिचुएशन. मतलब कि जो शुरू में जो सिचुएशन थी उसको ये क्या करती है, इनर्शिया मेंटेन करना चाहती है. जैसे कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि हमेशा बॉडी रेस्ट में ही बनी रहे, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में बनी रहे. ठीक है, ये हो गया आपका इनर्शिया. अब है लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज सिंपली गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी. So the linear momentum, let's say it is, we denote it as a E. Since linear momentum is a product of a scalar quantity which is mass and the velocity. Since velocity is a vector, so the net product of these scalar and vector will be a vector. Means your linear momentum P is a vector quantity. Sometimes in dimensional analysis they may ask you the nature of the momentum or the linear momentum. You have to be careful that momentum is a vector quantity. Fine. So this is the product of mass and the linear or the velocity of the body. ठीक है. अब ये क्या है, थ्री लॉस ऑफ मोशन. ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. थ्री लॉस ऑफ मोशन विच गवर्न द मोशन ऑफ द बॉडी. ये तीन लॉस ही किसी बॉडी के मोशन को गवर्न करते हैं. ये भले ही इनमें लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हम पढ़ते हुए थ्री न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन के लॉ नहीं है. एक्चुअली वो न्यूटन ने जब अपना लिखा था या फिर जब इन लॉस को डिफाइन किया था या डिस्क्राइब किया था, तब उसने ये नहीं कहा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. वो तो हमारी दैनिक भाषा में हमने उसका ले लिया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. उसने क्या कहा था, नेचुरल लॉस ऑफ मोशन. क्या है, जो प्राकृतिक लॉ है
जो कि किसी बॉडी के मोशन को गवर्न करते हैं, तो वो क्या होते हैं, 3 लॉस ऑफ मोशन। तो इनमें पहला लॉ क्या है, पहला लॉ होता है वो इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रिटेन करना चाहेगी कि वो कंटिन्यूअसली मोशन में बनी रहे। अगर हम उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाना रहेगा। मान लेते हैं आपके पास ये ब्लॉक है, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, अगर आप इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो ये रेस्ट में आ जाए या फिर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो बढ़ जाए घट जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यू हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, कोई एक फोर्स इस पे लगाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। मींस जो इनिशियल कंडीशन है बॉडी की वो उसको रिटेन करना चाहेगी, वो किससे डिक्टेट होता है, इनर्शिया से। अब जैसे कि इनर्शिया में कभी कभी कंसेप्ट आता है क्या, मास का, तो इनर्शिया इसको हम एक्चुअली क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिवली हमने समझ लिया कि क्या होती है इनर्शिया, लेकिन अगर इसको हम क्वांटिफाई करना चाहें कि इनर्शिया क्या होती है, तो इनर्शिया जनरली गवर्न्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी ज्यादा भारी है तो आप उसको अगर डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हल्की है तो आप आसानी से कर पाएंगे। मतलब कि इनर्शिया somehow is dictated by the mass of the body, ये भी कंसेप्ट याद रखिए। Now move on to the second law of motion। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो क्या होता है, अगर हमने फोर्स लगाया या फिर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो वो फोर्स कितना लगा उस एक्सेलरेशन के लिए, वो क्या होगा, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। मींस हम सेकेंड लॉ से क्या मिलता है हमें कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड लॉ। हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, या डिटेल्स में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स तरीके का है। सिंपली हम इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि क्या होते हैं, बाकी आप डिटेल में बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। ये हो गया। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इट इज अ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन मीन ये लॉ सुनने में बहुत आसान है। एक्शन रिएक्शन की, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी आप पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब इसकी एप्लीकेशन आती है तो हम उतने ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम कैसे एक्शन रिएक्शन का लॉ लगाना है। आप इसको ये तो याद ही कर लेते हैं हम, एक्शन रिएक्शन। इसका एक मैं सिंपल चीज बताता हूँ थर्ड लॉ याद करने का या समझने का, क्या है कि फोर्स हमने पढ़ लिया क्या होता है, फोर्स हमेशा पेयर में जनरेट होता है। ये बात, यही एक्शन रिएक्शन है। क्या, फोर्स सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी बॉडी, फोर्स हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा किसमें, पेयर में। इट विल एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, फोर्स हमेशा दुकेला पैदा होता है, अकेला नहीं मिलेगा आपको फोर्स। फोर्स अगर पैदा होगा कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, दुकेला, मतलब दो फोर्स होंगे और वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मींस फोर्स हमेशा दुकेला होता है, अकेला नहीं होगा, और वो भी एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ पेयर्स, एक्शन एंड रिएक्शन। ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ अपरेंट वेट। अपरेंट वेट का कंसेप्ट कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ दीस लॉस ऑफ मोशन है। ठीक है, बस इससे लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 2-3 इक्वेशंस देख लेंगे। अगर याद नहीं करना उनको, वो तो हम इक्वेशन जो सिचुएशन दी होगी ना उसके हिसाब से अप्लाई करनी है। लेकिन क्या है कि हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होती है, तो जल्दी से कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा फिर से दिमाग में नहीं, वो याद नहीं करना पड़ेगा और हम जल्दी से उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अपरेंट वेट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या होता है कि ये आपका एक कोई लिफ्ट है, बिल्डिंग में लिफ्ट लगा हुआ है, इसमें कोई मैन खड़ा है, लेट्स से दिस इज अ मैन स्टैंडिंग इन दिस लिफ्ट। तो ये पूछता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, रुकी हुई है, और यहाँ पे कोई वेइंग मशीन है, मतलब वजन नापने का मशीन लगा हुआ है, तो उसकी रीडिंग क्या होगी। इसको कभी कभी ऐसे चेंज कर देता है, क्या करता है, आदमी को खड़ा नहीं करके आदमी की जगह कोई बॉक्स रख देगा, मतलब कोई भी एक चीज रख सकता है। कभी कभी क्या करता है, वो यहाँ कोई हुक लेता है, हुक पे क्या करता है कि स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर देते हैं। लेट्स से दिस इज योर स्प्रिंग बैलेंस। इस पे उसने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस लिया। इस पे कभी कहेगा कोई हमने
बॉडी लगी हुई है दिस मास की, कभी कहेगा कि इस पे वो क्या कोई बॉक्स लटका दिया है, कभी कुछ रख दिया है, ऐसे करके बैग लटका दिया है। तो ये करके तो अब इसकी रीडिंग क्या होगी ये हमें बताना है कि व्हाट विल बी शोन इन दिस इन द रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस। और यहाँ भी क्या पूछेगा, ये बेरिंग मशीन कितना शो करेगी। कभी कभी वो ऐसे चेंज कर देता है कि बेरिंग मशीन शो इतना कर रही है, इतने एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रही है लिफ्ट, तो उस पर कितने वजन का सामान रखा है, कितने वजन का आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके वो कभी चेंज कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या होगा। ये बिल्कुल सिंपली क्या है इनका थ्री लॉस ऑफ मोशन का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं, क्या केस 1, और सिंपली इनको याद नहीं करना है, वो तो हम जो पॉसिबल केस है उन सारों को एक बार बना के देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, इसलिए एक बार देख लेंगे जल्दी से तो आसानी रहेगी। ठीक है, अब एक केस लेते हैं पहला, क्या लिफ्ट का, जब लिफ्ट क्या है इज एट रेस्ट। तो हमने ले लिया लिफ्ट एट रेस्ट। ठीक है, लिफ्ट एट रेस्ट, ये लिफ्ट की बात कर रहा है। हो सकता है लिफ्ट की जगह कह दे कि कभी एक प्लेटफॉर्म है आपका, उस पे कुछ चीज रखी हुई है, लेट्स से दिस इज योर समथिंग व्हिच इज प्लेस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, हमें पता नहीं कैसे मूव कर रहा है। लिफ्ट का हमें कंसेप्ट समझ में आता है कि लिफ्ट में कुछ अरेंजमेंट होते हैं, मोटर लगी होती है, वो मूव करता है, लेकिन सिंपली कई बार वो बोल देता है कि प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो वही सेम कंसेप्ट है, उसने लिफ्ट को रिप्लेस कर दिया किससे, प्लेटफॉर्म से। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये क्या हो गया। ठीक है, हमें कोरिलेट करनी है चीजों को, तो हम आधी पढ़ के भी ज्यादा कर पाएंगे अगर कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, रेस्ट पे, लिफ्ट एट इज एट रेस्ट, ये वाली चीज हो गई। तो अब क्या करना है, आपसे पूछेगा कि लिफ्ट रेस्ट पे है, और अगर कोई एक बेइंग मशीन है, मान लेते हैं ये लिफ्ट है आपकी, इस पे ये बेइंग मशीन रखी हुई है, यहाँ कुछ खड़ा है, आदमी खड़ा है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, ये हमें रीडिंग बताना। तो सिंपली क्या है, एक चीज हमेशा याद रखिए, वेइंग मशीन, क्या जो वेइंग मशीन होती है ये क्या करती है, ये आपका वेट नहीं नापती या फिर आपका वेट नहीं दिखाती, ये क्या दिखाती है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आपने कितना लगाया या इस पे कितना एक्शन हुआ है, एज अ रिएक्शन वो उतना इंडिकेट करती है कि इसने मुझ पे इतना लगाया, इसलिए मैं उतना उस पर फोर्स लगाऊंगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कहीं वो पूछे कि वेइंग मशीन की रीडिंग बताइए, तो आपको सिंपली ऐसे नहीं करना है कि इसका मास दिया है मान लेते हैं m, तो ये वेइंग मशीन को वजन बताती है भाई, इसमें मैं g का मल्टीप्लाई कर देता हूँ mg, तो मुझे मिल जाएगा वेइंग मशीन की रीडिंग। ये गलत हो जाएगा, वेइंग मशीन वजन नहीं बताती है, क्या बताती है, वो आपने उस पर कितना फोर्स लगाया, तो उस एज अ रिएक्शन वो बताती है कि उसे कितना लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपली कभी दिया हो क्वेश्चन तो ये नहीं लिखना है कि वेइंग मशीन का मास दिया है तो सिंपली जी से मल्टीप्लाई कर दें और आ जाएगा। तो केस वाला क्या, फर्स्ट केस देख रहे थे हम, क्या लिफ्ट एज एट रेस्ट, आपका ये लिफ्ट है, ये एट रेस्ट है, मींस v 0 हो गया आपका। ठीक है, a 0 हो गया, मींस आपका वेलोसिटी भी लिफ्ट का 0 हो गया और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। तो अब यहाँ पे वेइंग मशीन है और आपका कोई मैन स्टैंड कर रहा है उस पर। ठीक है, ये है, तो अब रीडिंग बताना है। तो रीडिंग मैंने कहा हमेशा क्या होगी, रिएक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इनिशियल केस है तो हम सब इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आपका क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, किस किस का बनाते हैं, इन दोनों का, वेइंग मशीन का और आदमी का। तो ये रहा आपका आदमी, ठीक है, और ये है आपकी वेइंग मशीन। ठीक है, ये उसके पिवोट्स हैं उन पे जो रखी हुई है। ठीक है, जो ग्राउंड पे रखी हुई है। ठीक है, तो आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा आप बताइए, आदमी पे दिमाग में लाइए क्या फोर्स लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा हो ग्रेविटेशनल पुल, तो जी ये क्या हो जाएगा mg के बराबर। हम मान लेते हैं आदमी का वजन कितना है mg। ठीक है, mg लग रहा होगा ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, और ये आदमी किस चीज पे खड़ा है, वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन इस पे एक रिएक्शन लगाएगी r, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन वो r। ठीक है, अब जो वेइंग मशीन ने रिएक्शन लगाई है आप पे r, ये r क्यों लगाई है, क्योंकि वेइंग मशीन पे r लग रही होगी रिएक्शन। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हम इधर भी रिएक्शन आएगी क्या, कि वेइंग मशीन का वजन प्लस आदमी खड़ा है उसका वजन, और एक जो लिफ्ट का प्लेटफॉर्म होगा वो लगाएगा, लेकिन उसको नहीं ले रहे हैं हमें, बिल्कुल
दो बीच के म्यूचुअल फोर्सेस ले रहा है कि इन दोनों आदमी और इसके बीच में क्या होगा। जो आर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर, इक्विलिब्रियम को अगर सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा आपका आर इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, क्योंकि यहां से आदमी पे फोर्स कितना लग रहा है एम जी, और आदमी बैलेंस में आ गया किसमें, आर में। तो अगर आदमी की इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो आदमी पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक रिएक्शन आर लग रही है और एक लग रहा है एम जी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आर ऊपर को हम पॉजिटिव ले लें, आर माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन इस केस में क्या है, रेस्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपकी रिएक्शन सिंपली क्या निकल के आ जाएगी, आर इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू एम जी। और मैंने कहा पहले ही कहा है कि इसमें वेट बता रही है आदमी का, एम जी आदमी का वेट है, लेकिन क्यों वेट के बता रही है मशीन, क्योंकि वेट भी रिएक्शन के बराबर है। अगले केस में हम देखेंगे कि रिएक्शन इस बार चेंज हो जाएगी, मतलब कि जो वेइंग मशीन पे रीडिंग होगी वो वेट के बराबर नहीं होगी, कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला केस लीजिए, अगला केस ले लेते हैं क्या, when the lift is moving uniformly upward or downward direction। ठीक है, यूनिफॉर्मली मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या हो गया, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मूविंग का मतलब क्या होता है, v इज कांस्टेंट। मोशन भले ही है लेकिन वेलोसिटी कैसी है इसकी, कांस्टेंट। मींस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट और द जो भी उसमें है सब किसी का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो अब इस वाला केस भी किसके बराबर हो जाएगा, जो पिछला केस हमने रीड किया, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो आदमी अगर ले हम, ये आपका आदमी है, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल, तो ये हो गया आपका mg के बराबर। ठीक है, और जो लिफ्ट का सॉरी वेइंग मशीन का रिएक्शन ये हो गया, और ये आदमी मूव किससे कर रहा है, v वेलोसिटी से, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है इसका, जीरो। ठीक है, तो आप इसकी इक्वेशन को बैलेंस करिए, तो r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो मतलब ये सारा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ भी क्या आ गई, r इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो वेइंग मशीन दो केसेस में हमें क्या दिखाएगी, आदमी का सही वजन, मतलब mg के बराबर। कौन कौन से केसेस में, या तो वो जब खड़ी हो मतलब एट रेस्ट हो, और दूसरा मूव कर रही हो, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्मली, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अब अपवर्ड करे चाहे डाउनवर्ड करे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो क्या हो, या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्मली मूविंग कर रही हो, मूव कर रही हो कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब थर्ड केस देख लेते हैं, यू किसी एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, अपवर्ड मोशन कर रही है। ठीक है, अपवर्ड मूव कर रही है, कैसे कर रही है, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन क्या है आपका, a दिया। ठीक है, अपवर्ड मोशन है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है आपका, a दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें हम फिर से बनाएंगे वही डायग्राम, जल्दी कर लेते हैं, लेंदी हो गया। ये आदमी आपका लिफ्ट का दे दिया क्या, a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, इक्वेशन ऑफ सॉरी थ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, किसका, आदमी का बना देते हैं, आदमी और वेइंग मशीन का। ठीक है, लेकिन आदमी का ही देखते हैं क्या होगा। आदमी का ये रहा आदमी, या फिर कोई भी बच्चा खड़ा है जो भी है, ये रहा, इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे mg। ठीक है, और वेइंग मशीन की वजह से इस पे रिएक्शन आ रही होगी, जो कि कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, r के बराबर। ठीक है, और लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है, ऊपर विद एक्सेलरेशन a। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इस पे, या फिर फोर्सेस बैलेंस करेंगे, तो क्या होता है, फोर्स कहाँ हो जाएगा, ऊपर को फोर्स क्या लग रहा है, r, जो कि किसकी वजह से है, वेइंग मशीन के रिएक्शन की वजह से, r माइनस कर देंगे कहाँ, नीचे वाला फोर्स mg। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि नेट फोर्स कितना होता है, मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ले आइए, m कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा g प्लस a। देखिए, तो रिएक्शन ही क्या होता है,
रिएक्शन ही इंडिकेट करती है क्या, बेइंग मशीन। मींस आपकी बेइंग मशीन अब क्या दिखाएगी, m टाइम्स ऑफ g प्लस a, मींस रीडिंग इस बार क्या होगी, mg से ज्यादा। ठीक है, वेट नहीं दिखाएगी, अब वेट से ज्यादा दिखाएगी। ठीक है, अब इसी में जल्दी से देख लीजिए, सिंपल है। अगर डाउनवर्ड कर दें कि डाउनवर्ड मूव कर रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, ये केस है कौन सा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फिर a, ये सिंपली एक्सेलरेशन a ली। अभी सिंपल फिर से हम वही करेंगे, आदमी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, mg फोर्स लग रहा है, रिएक्शन r ले लेते हैं। अब लेकिन देखिए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो लिखेंगे क्या, उस साइड से लिख लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में ही फोर्स को लिखना है पहले, क्योंकि ये वाला इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन देगा, mg माइनस r। ठीक है, तो अब r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, माइनस ma। ठीक, तो आ जाएगा आपकी r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m कॉमन लेके g माइनस a, ये आ जाएगा। इस बार अगर नीचे मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, तो ये आएगा, और आपका जो वेट दिखाएगी, जो वेटिंग मशीन, वेइंग मशीन, वो mg से कम दिखाएगी। ठीक है, ma टाइम्स कम दिखाएगी ना, ये आ गया। अब इसमें सिंपल एक केस ये बन जाता है क्या, कि वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड मोशन कर रही है, सॉरी पहले अपवर्ड का देख लें, अपवर्ड कर रही है, लेकिन कैसे, ये देखिए अपवर्ड है कैसे, एक्सेलरेशन g, जो a है एक्सेलरेशन वो g के बराबर है। ये स्पेशल केस है जो उसी का, आप सिंपली क्या करिए, a को g से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप अपनी जो नोट्स लिए हैं उसमें पहले देखिए क्या करेंगे आप, जो जहां पे g a था ना उसको g से कर देंगे, g तो एक पहले से था और a की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसको, g से। अब रिएक्शन क्या आ गई, 2mg, मतलब कि जो आप बेइंग मशीन वजन दिखाएगी वो दुगना दिखाएगी जितना आदमी का वजन होगा। अब ये एक और केस ले लेते हैं, कौन सा हो गया होगा, 4 5, ये 6। ठीक है, अभी मोशन कैसा ले लेते हैं, डाउनवर्ड लेंगे, लेकिन विद डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, डाउनवर्ड है आपका, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, ग्रेविटेशन के बराबर। इसका एक और नाम होता है इस कंडीशन का क्या, फ्री फॉल। ठीक है, अगर लिफ्ट में कुछ खराबी आ गई और वो अचानक छूट जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, इस फ्री फॉल वाली कंडीशन में क्या होगा, मैंने निकाला था डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होती है, एम जी माइनस ए, तो ये ए है, इस बार हमें किससे रिप्लेस करना है, जी से, तो आप यहाँ जी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 0, मतलब जो बेइंग मशीन है वो कुछ भी नहीं दिखाएगी, मतलब कि 0 इंडिकेट करेगी, एज अ आदमी कैसा फील करेगा, वेटलेस। और ये हमारा जनरल एक्सपीरियंस भी है कि हम किसी बॉडी को ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या फील करती है, वेटलेसनेस। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या है, आई। इंपल्स क्या होता है कि जब आपके कोई फोर्सेस एक्ट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, मान लेते हैं ये आपकी बॉल है, ये बॉल पे आप फोर्स लगाते हैं तो आप ऐसे धकाते जा रहे हैं, ये एक तरीके का फोर्स हो गया, क्या, ये कंटिन्यूअस फोर्स है। ठीक है, इस पर एवरेज इफेक्ट आएगा इस पर। लेकिन दूसरे तरीके का बॉल होता है, क्या फोर्स होता है, सॉरी, उसमें क्या करते हैं, मान लो ये फुटबॉल है और ये इसको क्या है, फुटबॉल को खेल रहा है एक फुटबॉल प्लेयर, तो अपने बूट से मारेगा इसको, मारेगा तो ये इस पे इंस्टेंटेनियस फोर्स लगेगा। मींस क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, हम इसको पहले कंटिन्यूअसली मूव करा रहे थे अपने जैसे कोई भी एक फोर्स लगा रहे थे, लेकिन अब जो बुट से मारेगा फुटबॉल प्लेयर वो क्या करेगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसके कांटेक्ट में आएगी, जब उस कांटेक्ट उस ड्यूरेशन में फोर्स लगेगा, तो ऐसे फोर्सिंग को हम क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस या इंपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, इंपल्सिव फोर्सेस ये हो गया। तो मतलब इंपल्सिव फोर्सेस क्या होगा, इट इज अ फोर्स व्हिच एक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बहुत छोटे समय के लिए लगता है। ठीक है, अब इसको हमने क्वालिटेटिव वो इसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, मतलब इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो आई क्या होता है, आपका होता है चेंज इन मोमेंट। ठीक है, चेंज इन
मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट्स, कितने और कितना फोर्स और कितने समय के लिए वो एक्ट किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इम्पल्स। लेकिन हमें चाहिए कि नेट टोटल इम्पल्स कितना लगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द रेंज ऑफ टाइम। मान लेते हैं ये लगा t1 से लेके t2 तक। ठीक है, तो इसको हम पूरी रेंज पे अगर इंटीग्रेट कर देंगे, और हमें पता ही है क्या होता है, F बराबर क्या होता है, अगर हम देखें F होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मास को हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं यहाँ पे ना, ये होता है dv/dt। ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्या करूं, मास कांस्टेंट है मतलब डिफरेंशियल के अंदर आसानी से किया जा सकता है, ये आ जाएगा mv। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि mv क्या होता है, mv होता है आपका मोमेंटम, मींस फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम यहीं से देखते हैं कि वो ये चेंज इन इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर कैसे आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। आप सिंपली क्या करिए, t1 से लेके t2 तक इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए f की। f क्या होता है, dp/dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू dt। ये सिंपलीफिकेशन, ये इसका डिफरेंशियल है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या होगा, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, मींस ये कट गया, आप इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1, और ये आ जाएगा आपका i। दिस इज योर इम्पल्स। ये इसकी एप्लीकेशंस क्या आती हैं, जब यहाँ क्या कोई भी ऐसा काम हो रहा हो जिसमें फोर्सिंग हो रही हो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि ये मैंने फुटबॉल का एग्जांपल लिया, कभी आएगा कि बॉल को हम बैट से हिट कर रहे हैं, तो उसके उस पीरियड में क्या होगा, बॉल बहुत कम टाइम कांटेक्ट टाइम के लिए उसके बैट के कांटेक्ट में आएगी और इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। ये हो गया इम्पल्स का कंसेप्ट। अब आता है कंस्टेंट मोशन का। कंस्टेंट मोशन क्या होता है, जब हम बहुत सारी बॉडीज को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और उन पे कुछ कंस्ट्रेंट डाल देते हैं कि वो इसी तरीके से मूव करेगी, और उस कंडीशन में हमें बॉडीज की में एक्सेलरेशन निकालना, अगर स्ट्रिंग्स लगी है तो उसमें क्या टेंशन प्रोड्यूस होगा वो निकालना, उसको वो किस चीज में आता है, कंस्टेंट मोशन। उसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा आपका पुली जो आपका सीलिंग से अटैच है। ठीक है, इस पे एक थ्रेड की सहायता से एक मास लगा दिया m और दूसरी ओर लगा दिया मास कैपिटल M। ठीक है, अब ये कंस्टेंट क्यों है, इट इज कंस्टेंट बिकॉज आपका जो स्ट्रिंग मूव करेगी ना वो पुली के अराउंड होगा, और ये मास हमेशा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, जबकि ये मास भी वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। अब ये कब किस डायरेक्शन में जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मास भारी है कौन सा हल्का। तो इसमें हमें 3-4 चीजें पता करनी रहती है। क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, मींस ए निकालना है हमें, मासेस में एक्सेलरेशन क्या होंगे, इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या होगी। ठीक है, कभी कभी क्या है, जब सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करना हो तो क्या करते हैं, इसमें 2-3 और अरेंजमेंट कर देते हैं। क्या, ये यहाँ से आया, इस वाली स्ट्रिंग में एक और पुली लगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे फिर इस पुलिस के ऊपर एक और स्ट्रिंग लगी है, उसमें 2 मास लगे। तो अब इस वाले केस में क्या होगी, ये m हो गया, ये m डैश ले लेते हैं और कैपिटल है ऐसे करके। तो अब इसमें ये पुली भी एक्सेलरेट करेगी और ये स्ट्रिंग उस पे साइमल्टेनियसली जाएगी। एक केस ये हो गया। कभी क्या करते हैं, एक पुली को यहाँ लगाते हैं और ये फ्लोर पे ये मास को यहाँ से अटैच करते हैं, ये इधर बेल्ट लगा होता है, अब ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम इनका देख लेंगे एक्सेलरेशन वगैरह कैसे निकालना। एक मैं सिंपल मास का निकाल के दिखाता हूं तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा, हम इससे अच्छा क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लेंगे उसको। अब प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये रहा आपका मास m, ये है मास कैपिटल। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस।
ठीक है, तो इसमें अजम्पशंस रहते हैं क्या कुछ। क्या होता है पहला अजम्पशन कि पुली क्या है आपकी, पुली मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग एंड पुली, ये एक अजम्पशन दिया रहता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी अजम्पशन है। क्योंकि जरूरी है क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग इसके ऊपर मूव करती है, तो मान लेते हैं कि अगर ये पुली भी मूव कर रही है, तो उसमें क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इसमें मास है तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेट, ये दोनों साइड हम टेंशन को इक्वेट कर दे रहे हैं, मतलब इस साइड भी स्ट्रिंग के टेंशन और इस साइड भी टेंशन टी, ये हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे देखते हैं। लेकिन ये रहा आपका पुली, इसका मास ले लेते हैं आई, ठीक, सॉरी एम, तो क्या होगा, ये डिस्क के फॉर्म में है तो इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, आर रेडियस की है। ठीक है, अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया इसमें, मतलब इनिशियली हम जब छोड़ेंगे तो जीरो पे होगा, और जैसे छोड़ा तो ये मूव करना चालू कर दे, तो मैं उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अल्फा। ठीक है, अल्फा आ गया तो अपन जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ठीक है, अगर पुली का मास m है, ये मास m पुली का है, इससे मत देखिए, अभी पुली की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुली का मास m हो गया, ठीक, आई अल्फा के बराबर इसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क, तो आई की वैल्यू रख देते m r स्क्वायर, ठीक है, अल्फा, तो क्या आ गया, ये टॉर्क है, इसको मैं दूसरे से लिख देता हूं, टॉर्क लिख देते हैं, टॉर्क हो गया। ठीक है, टॉर्क आ गया आई अल्फा के बराबर। अब टॉर्क देखें, अगर टॉर्क लग रहा है मींस इस पे जो फोर्सिंग हो रही होगी दो डायरेक्शंस में, जो फोर्सिंग स्ट्रिंग लगा रही होगी वो क्या होंगे, ये इक्वेट नहीं होगी, क्या होंगे, T1 T2, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर आ जाएगा यहां से T2 माइनस T1 इंटू रेडियस ऑफ द पुली विच इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर इंटू अल्फा। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 बाय T1 बाय mr। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि T1 अल्फा अगर जीरो हो जाए और द मास ऑफ द पुली इज जीरो, मींस दिस होल टर्म इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट T2 इज इक्वल्स टू T1। ये यहां से प्रूफ हो गया कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन दोनों साइड सेम करनी है हमें, तो पुली की एक कंस्टेंट है क्या, पुली शुड बी द मासलेस, अदरवाइज द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल नॉट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड। ठीक है, ये बात याद रखिए। अजम्पशन दिए रहते हैं, हम उनको एग्जाम उस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते कि हाँ दिया होगा फोर्स, लेकिन ये उसका कुछ रीजन रहता है, वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब एक सिंपल इसका केस देख लेते हैं। ये हमने मान लेते हैं कि m इज ग्रेटर देन m। अगर मैं इसको छोड़ूंगा सिंपली, तो ये क्या होगा, m भारी है तो ये एक्सेलरेशन a से मूव करेगा। एक और दिया जाता है, क्या एक्सप्रेशन वो होता है उसमें अजम्पशन, ये अलोंगेट नहीं होती, मतलब कि ये इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या है, जितनी लेंथ है इसकी लेंथ फिक्स है, तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ है इस मास का और इस मास का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ये इस केस के लिए। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड में जा रहा है तो ये क्या जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये मास लिया, ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन, और ये मूव किससे कर रहा है, a से। तो आपको क्या करना है, a डायरेक्शन में क्या लिख, अब हम इस पे फोर्स बैलेंस लिखते हैं, तो फोर्स नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, नीचे, तो नीचे वाला फोर्स क्या होगा, mg, अपोज कौन कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, t, तो माइनस t। ठीक है, तो ये आ गया एक इक्वेशन आ गया। अब सिमिलरली आप इस दूसरे मास के लिए लिखेंगे क्या, फोर्स बैलेंसिंग, इसमें आएगा t, नीचे आएगा इसका mg। ठीक है, ये एक्सेलरेशन किससे मूव कर रहा है, a से, तो इस पे नेट फोर्सिंग कितनी हो जाएगी, तो ये कैपिटल M, ये हो जाएगा आपका ma इज इक्वल्स टू, इसके डायरेक्शन में फोर्सिंग कौन सी है, t, माइनस अपोज कौन कर रहा है इसको, mg। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब देखिए, अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन क्या है, a है यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, और ये आपका ये, दो इक्वेशन दो अननोन, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक करके देख लेते हैं, क्या ये दूसरी इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का रेशो ले लूं तो क्या आएगा मेरा, m डिवाइड बाय m। ठीक है, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा mg माइनस t
डिवाइडेड बाय टी माइनस mg, ये हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपली अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो टर्म को रीअरेंज करना है, ये आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मान लेते हैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करिए, टी की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो टी क्या हो जाएगी, एम ए प्लस जी के बराबर। ठीक है, अब इस टी को हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो आपको अब किस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, इन फॉर्म ऑफ इन सिंगल अननोन विच इज ए, और आप ए का आसानी से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्या ये एक्सप्रेशंस याद नहीं करने का, ये हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, वैल्यूज दी होंगी वो पुट कर देंगे तो और हाल वो तुरंत ही और सिंप्लीफाई होते चला जाएगा और जल्दी से आसानी से आ जाएगा। अब जो लास्ट है वो और जल्दी से देख लेते हैं, which is friction। लास्ट हमारा इसमें बचा है लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, क्या है कि आप कोई भी सरफेस लेंगे तो इसमें क्या होती है, रेगुलरिटीज होती है। अब जब दूसरी बॉडी को इसमें प्लेस करते हैं तो इसमें क्या होती है, इसमें भी रेगुलरिटीज होती है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या करती है, मैच कर जाती है और ये एक दूसरे में फंस जाती है। तो हम जब इस पे फोर्सिंग करते हैं तो वो अपोज करती है इस मोशन को। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शन। तो ये एक बात याद रखिए कि फ्रिक्शन डायरेक्टली डोंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉडीज इन कांटेक्ट, एरिया पे डायरेक्टली नहीं करता। और ये एरिया कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक एरिया, मैक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये मैक्रोस्कोपिक कौन सा एरिया है, जो कि हम आंखों से देख रहे हैं। अब मान लेते हैं मैंने ये बॉक्स लिया, ठीक है, ये वाली सरफेस को अगर मैं देखना चाहूं तो मैं एरिया क्या देखूंगा, या आप क्या देखेंगे, ये जो एरिया दिख रहा है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक एरिया। या सिंपली अगर मैं कहूं कि इसकी लेंथ l है, इसकी विड्थ b है, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका l इंटू बी, ये एरिया। ठीक है, ये कौन सा एरिया होता है, मैक्रोस्कोपिक एरिया। तो फ्रिक्शन आपका मैक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एरिया क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। कौन सा होता है, माइक्रोस्कोपिक। मतलब कि हम जब उस एरिया से अगर उसका हम एरिया का फर्क देखना चाहते हैं, इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो हमें कौन सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक एरिया। और माइक्रोस्कोपिक एरिया क्या होता है, अब जब इस सरफेस को लेंगे तो इसमें क्या होंगी, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, नए नए सरफेसेस जनरेट हो जाएंगे, तो वो नेट एरिया हम देखते हैं। इन जो इरेगुलरिटीज को बोलते हैं एस्पेरिटीज बोलते हैं ना, और ये एक दूसरे में क्या होते हैं, फंस जाती हैं। ठीक है, तो उसके उस एरिया की वजह से फर्क आएगा फ्रिक्शन में, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एरिया से इंडिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन। ये होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे दो तरीके का फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फर्स्ट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक। सिंपल है इसका, देखें, वो फ्रिक्शन जब बॉडी स्टेट इन कंडीशन ऑफ स्टैटिक है तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब मोशन में है तो वो लगेगा तो वो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये आपका बॉक्स है, मान लेते हैं इसका मास है mg, तो अब मैंने मान लो इसको इधर खिसकाना चाहता हूँ, F फोर्स लगाया, तो इस फोर्स को यहाँ अपोज करने के लिए स्मॉल F फोर्स लगेगा विच इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब तक कि इसमें मोशन नहीं आया और ये फोर्स अपोज कर रहा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मान लेते हैं यही बॉक्स जब चलने लग गया, अभी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ दैट से v, और मैं फोर्स लगा रहा हूं, अब जो फोर्स लगेगा इसको लेट से Fs, तो ये हो जाएगा Fk। ठीक है, ये हो गया अब मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, वो मैं मान लेता हूं आपको पता होगा। ऐसे करके एक ग्राफ और होता है, इस ग्राफ में कभी कभी समझने में दिक्कत जाती है। देखिए, अब ये यही बॉक्स के एग्जांपल से लेते हैं, ये रहा आपका बॉक्स, इस पे मैंने फोर्स लगाया। अब इनिशियली मैं कुछ नहीं लगा रहा था फोर्स, इसमें फोर्स फिर तब क्या लग रहा था, इसका बॉक्स का मास ले लेते हैं mg लग रहा था, और एक रिएक्शन r लग रही होगी। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया। शुरू में क्या था, फोर्स 0 थी। अब मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा, जैसे ही फोर्स बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। जब फोर्स नहीं लग रहा था, ये यहाँ पे फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, अभी जब शुरू में क्या था, परसिस्टी है, ये फ्रिक्शन फोर्स था। अभी आपने जब फोर्सिंग नहीं लग रही थी तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 0 था,
मतलब फ्रिक्शन फोर्स तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा जब तक कि आप इस पे फोर्सिंग नहीं लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा, अलोंग द आप जो सरफेस है तब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। अभी मान लीजिए फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो। अब मान लो गलती से आप ले लेते हैं जीरो, इधर ले लिया आपने कि एफ लग रहा होगा लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, तो क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में तो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, r इज इक्वल्स टू mg, मतलब कोई एक्सेलरेशन और मोशन नहीं होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में आपका एक अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, तो मतलब ये ब्लॉक को यहाँ मूव कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि ये कंपोनेंट एब्सेंट है। कब तक एब्सेंट है, जब तक कि यहाँ से हमें कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे ही हमने लगाया ये फोर्स आ जाएगा, ठीक है, और ये फोर्स इसके बराबर होगा, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एफ कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, और ये हमारा एक्सटर्नल फोर्सिंग, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, एफ एस क्या होता है आपका, एफ एस बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कब तक बढ़ेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ता है। वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, एफ एस, और इसको हम लिखते हैं एफ एस मैक्सिमम, इस लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ता है, वो क्या होती है, म्यू एस, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इनटू आर। आर क्या होती है, जो रिएक्शन लग रही है, ठीक है, और रिएक्शन किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इतना लग सकता है, शुरू में जीरो रहेगा, आपने एक्सटर्नल फोर्सिंग बढ़ाई है तो फ्रिक्शन फोर्सिंग बढ़ता जाएगा, लेकिन एज सून एज आपका ये एफ एक्सटर्नल फोर्सिंग एफ मैक्स से ज्यादा कर जाएगी, तो आपका एफ मैक्स से ये लिमिटिंग वैल्यू इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और क्या होगा, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि नेट अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा इसमें। लेकिन जैसे ही वो मूव करेगी बॉडी, तो अभी क्या है, आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे इस वैल्यू पे रिमेन कांस्टेंट हो जाना चाहिए था, और आपका एक्सटर्नल फोर्सिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या है, अब बॉडी क्या करने लग गई, मूव, तो मूव करने लगी तो अब आपका कौन सा फ्रिक्शन नहीं उसमें आ जाएगा एग्जिस्टेंस में, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक मूव नहीं कर रही थी तब तक कौन सा था, स्टैटिक, लेकिन एज सून एज बॉडी स्टार्ट मूविंग द काइनेटिक फ्रिक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ये आया एग्जिस्टेंस में तो क्या होगा, अब अलग फोर्स लगेगा, और हमें पता है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ के से डिनोट करते हैं, ये होती है म्यू के इनटू आर, आर क्या है आपका एमजी, म्यू के क्या है यहाँ पे, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये लगेगी। और ये हमारा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता है क्या, कि म्यू एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द म्यू के, समझ गए। तो आपका जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फोर्स होगा ना स्टैटिक कंडीशन में, उससे आपका हमेशा क्या होगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम लगेगा, और यहाँ पे आपका ऐसे लगेगा, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आके ये हो गया एफ एस मैक्स, एफ एक्स मैक्स क्या है आपका, म्यू एस एम जी, एम जी क्या है, रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्शन, ये हो गया एफ एक्स मैक्स। लेकिन जैसे ही इससे ज्यादा फोर्सिंग एक्सटर्नल फोर्सिंग एक्टिंग करेगी और बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो आप कौन सा एग्जिस्टेंस में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मतलब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का ये प्रैक्टिकल से पता है हमें क्या, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, तो ये आपका कम लगेगा, और ये कितना लगेगा, ये वाली वैल्यू से होती है क्या, एफ के, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि एफ के क्या होता है, म्यू के एम जी इज रिएक्शन, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ में पूछ लेता कभी कि ये इस वैल्यू क्या होगी, इधर ये वाला कांस्टेंट टाइम कितना रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ही कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि ये जनरली पूछा ही जाता है कि फ्रिक्शन सिंपली आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं करेगा, वो आपको बेज पे करवाएगा या इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। तो वो वाले कंडीशंस में आपको सिंपली क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लगाने और आपको आ जाएगा। लेट्स से दिस इज योर बॉक्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है। इसमें फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ये हो गया mg, ठीक है। अब mg के हम कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द बेस एंड परपेंडिकुलर टू द बेस। ये जो एंगल है, तो ये एंगल इधर शिफ्ट करना है, तो आप एक सिंपली ऐसे ही देख सकते हैं, अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसे ले जाऊं नीचे, मतलब इस बेस को मैं जीरो एंगल कर दूं, मतलब हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो मेरा जो mg है ना, वो भी क्या इस लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा, तो मतलब मेरा एंगल ये होगा अल्फा। अगर ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइंस is also equals to the angle between the lines which are perpendicular to them,
ठीक है, मान लेते हैं ये दो लाइन है आपकी, ये हो गई, इनके बीच का एंगल क्या है अल्फा। अब मैं इन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूँ, ये मेरी एक परपेंडिकुलर लाइंस किसके, इसके, और दूसरी लाइन बनाता हूँ इसके परपेंडिकुलर। तो जो इंक्लूडेड एंगल होगा ना इन दोनों के बीच में, वो भी क्या होगा मेरा अल्फा। ये बहुत काम में आता है जब बेच के हम क्वेश्चन करते हैं, क्या कि जो एंगल है बिटवीन द लाइन, वही एंगल किनके बीच में होगा, जब इन दो लाइंस, जो जिन लाइंस के बीच का एंगल है उनका मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ। यहाँ देखते हैं क्या, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरी इंक्लाइंड लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पर mg क्या होगा, वर्टिकली होगा, तो हॉरिजॉन्टल के वर्टिकली मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो mg क्या होगा मेरा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस का परपेंडिकुलर मैं कह ही रहा हूँ कि मुझे कंपोनेंट लेना है अलोंग द बेस एंड परपेंडिकुलर टू द बेस। तो मतलब जो अल्फा बिटवीन दीस टू लाइंस इज आल्सो इक्वल्स टू द अल्फा बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, और दूसरा ये इंक्लाइंड लाइन के परपेंडिकुलर जो है, तो ये बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। ये बहुत ध्यान रखिए, ये अभी यहाँ पे सिंपली आ रहा है आपको, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री आ जाएगी, मैं इधर कंपोनेंट ले रहा हूँ उधर ले रहा हूँ, तो आप जब विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो यही देखिए कि कौन से लाइन किस लाइन के परपेंडिकुलर है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब मैं mg के इधर कंपोनेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा mg cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा मेरा mg sin अल्फा। ठीक है, ये मतलब अलोंग द पेज हो गए। अब ले लेते हैं ये रफ है, रफ पेज है, तो आपका फोर्स लगेगा एफ फोर्स लग रहा होगा। अगर इस जब तक ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो स्टैटिक होगा, as soon as it will start moving it will changes to kinetic, मतलब ये एफ के हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कि क्या मूविंग में दिया है कि किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये निकालना है, या फिर बताना है कि लिमिटिंग वैल्यू, कभी कभी पूछता है कि हाईएस्ट मास का कितना ये रखा जा सकता है ब्लॉक, या फिर मैं इस एंगल को कितना चेंज कर सकता हूँ कि जब तक ये स्टेशनरी बना रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं जो सब हम एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है।